अब इस वीडियो में हम यूनिट 2 की थ्योरी देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की। तो आते हैं डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते हैं। यूनिट 2 में टोटली इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती क्या है। अच्छी भाषा में देखा हुआ है कुछ नहीं, आपने पैसा जो सेविंग्स यूनिट 1 में जो आपने पैसा एक्स्ट्रा पैसा सेव किया था उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो पैसा बढ़ता रहे और आपके और फ़ायदा हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिले आपको। ठीक। और इसमें टर्म्स भी लिखे हुए वो खुद देख लेना ज़बरदस्ती का, अच्छी इंग्लिश में। मुंह से मैंने बता दिया क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, मैक्सिमाइज रिटर्न एंड मिनिमाइज रिस्क। अब रिटर्न एंड रिस्क एनालिसिस पूरे यूनिट 2 में होगी। रिटर्न एंड रिस्क बहुत बार सुनने को मिलेगा आपको। कैपिटल एप्रिसिएशन, जो आपके पास सामान है वो बढ़ता रहे, पैसा बढ़ता रहे। प्रिजर्वेशन, कैपिटल बचा रहे। स्टेबल करंट इनकम, आपकी करंट इनकम स्टेबल रहे, आपको सेविंग करने की टेंशन नहीं है क्योंकि आपकी ऑलरेडी सेविंग्स ही इन्वेस्टमेंट के रूप में बढ़ती चली जा रही है कहीं ना कहीं। और स्पेक्यूलेशन। अब इसमें डिफरेंसेस आते हैं दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किसी वर्चुअल एसेट में होते हैं। एग्जांपल, आपने बैंक को जाके एफडी खुलवा दिया, आपने फिक्स डिपॉजिट खुलवा दिया, तो इंटरेस्ट का पैसे से आपका करंट प्रिंसिपल अमाउंट जो था 1 लाख की अगर एफडी डलवाइए 1 साल बाद देंगे तो वो इंटरेस्ट से बढ़ता चला जाएगा, तो आपकी 1 लाख 1.5 लाख रुपये बन गए 1 साल बाद। ठीक। तो ये किसी वर्चुअल एसेट पे होती है, कोई रियल एसेट नहीं होता। इसका एग्जांपल एक तो था इंटरेस्ट, एक सॉरी ये तो रिटर्न है। एक तो था एग्जांपल शेयर्स, शेयर मार्केट वाला। एक है म्यूचुअल फंड्स, एक है फिक्स्ड डिपॉजिट, एक है इक्विटी बेस्ड, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। रियल इन्वेस्टमेंट होता है रियल एसेट पर। इसमें एक एग्जांपल है क्या था, गोल्ड। दूसरा एग्जांपल है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का बिजनेस। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में डिफरेंस क्या है। स्पेकुलेशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है। इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म होती है, आसानी से लिखा हुआ है। रिस्क एंड रिटर्न, इस पे न्यूमेरिकल्स है, और पोर्टफोलियो के रिस्क एंड रिटर्न उस पर भी न्यूमेरिकल्स है। तो दो टॉपिक है इस यूनिट में जिसमें न्यूमेरिकल्स है। रिस्क एंड रिटर्न में न्यूमेरिकल है जो कि बाद में दिखाऊंगा अलग से वीडियोस में अगर टाइम बचा। रिस्क एंड रिटर्न क्या होता है। वैसे तो हमें पता है कि रिटर्न मतलब मैंने अगर 1 लाख रुपए दिए तो मुझे कितना पैसा रिटर्न में मिलेगा, तो मैं कैसे इवेल्यूएट करूँ। 1 लाख रुपए देने से पहले मैं कुछ तो सोचूंगा कि कितना पैसा मुझे आ रहा है, तो वो है रिटर्न। रिस्क क्या है, उसके पैसे जितना मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न है मेरा, कि मान लो 1 लाख दिया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, तो उसके बीच में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकता हूँ मैं जिस वजह से वो मेरे पैसे जो एक्सपेक्ट करे थे मैंने 1.5 लाख, उसके बजाय मुझे उससे कम मिले। तो मेरा मैक्सिमाइज रिटर्न मिनिमाइज रिस्क, यही हमारा मोटिव है इन्वेस्टमेंट का, जो यहाँ पे सबसे ज़रूरी मोटिव है, मैक्सिमाइज रिटर्न मिनिमाइज रिस्क। तो ये मैं कैसे इवेल्युएट करूँगा। तो बस अब इसमें रिटर्न के दो कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल गेंस। तो ये बस ज़बरदस्ती की अच्छी इंग्लिश में मैंने टर्म्स लिखे हुए हैं। कोर टॉपिक का मतलब मैंने समझा दिया है। रिटर्न के 7 टाइप्स है, इसी 7 टाइप्स पर न्यूमेरिकल या 7 फार्मूला अलग अलग होंगे। 7 तो नहीं है, 3-4 फार्मूला अलग अलग। तो ये सारे रिटर्न्स के टाइप्स है। रिस्क, रिस्क मैंने बता दिया। रिस्क 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में फर्दर 4 टाइप के होते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क वो होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हो गए हमारे रिस्क का। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया, पॉलिटिक्स चेंज हो गई, टैक्स बढ़ गया, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई, इकोनॉमिक पॉलिसीज बदल गई, एक्ट्स आ गए। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, ये इस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करते हैं, ये इंडिविजुअल ह्यूमन पर वैलिड नहीं है ये सारे पॉइंट्स। ठीक। तो खैर, तो हमारे रिस्क 2 टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में फर्दर 4 टाइप होते हैं, मार्केट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है मुझे खुद नहीं पता, बट इतना टिपिकल कोई पूछेगा नहीं, आप बढ़ा चढ़ा के चाहें तो लिख सकते हैं अच्छे टर्म्स में। अनसिस्टमैटिक रिस्क होती है हमारी फर्म स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक होती है। डाइवर्सिफिकेशन एक टर्म आता है जो कि आगे दोबारा यूज होगा, स्टिल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये कि आप इन्वेस्टमेंट एक जगह 1 लाख रुपए देने के बजाय आप 50 जगह 1 लाख रुपए डिवाइड बाई 50, जितना भी पैसा बन रहा है वो डिवाइड करके दें। तो एक जगह इन केस आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लॉप भी हो जाती है, रिस्क भी बढ़ जाता है, आपके पैसे डूब भी जाते हैं, तो उन 49 जगहों से आपका फ़ायदा हो। ठीक है, तो आप पैसों को तोड़ तोड़ के बांटिए, भले ही कम पैसा इन्वेस्ट कर दें लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पर करें। तो डाइवर्सिफिकेशन ये होता है। तो ये फर्म स्पेसिफिक होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क के फर्दर 2 टाइप्स है, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। ये पढ़ के देख लेना, इसमें कुछ ना कुछ खास है नहीं। म्यूचुअल फंड्स आते हैं। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2 पार्टीज या 2 से ज़्यादा पार्टीज एटलीस्ट 2 इन सबसे पैसा लेती है, कलेक्ट करती है और ढंग की जगह पर इन्वेस्ट करती है। तो ये और म्यूचुअल फंड्स और पॉन्जी स्कीम्स एकदम सेम है, बस फ़र्क ये है कि पॉन्जी स्कीम्स आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, म्यूचुअल फंड्स जो है एक्चुअली में पैसा दे रहा है। हाई रिटर्न तो नहीं बोल रहा है लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे, और उसे एक्चुअल बिजनेसेस वगैरह भी लगा रहा है। ठीक।
और सब अपने परसेंटेज ऑफ इनकम ले लेते हैं जितने भी इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है। एडवांटेजेस मैंने बता दिया डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये खुद डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करता है। एक इंडस्ट्री में आपके पैसे नहीं लगाते, 10 से 15 में लगाता है, गवर्नमेंट से बैक्ड है। और इसके कुछ स्कीम्स है म्यूचुअल फंड्स की। सबसे ज़रूरी स्कीम है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें कुछ नहीं है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपको देनी होती है मंथली या क्वार्टरली, हर 4 महीने पे या हर मंथ पर आप फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल्स पर रेगुलर पेमेंट करते हैं। अब इसमें कुछ और स्कीम्स भी हैं, जैसे ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में आप कभी भी घुसो कभी भी निकल जाओ। क्लोज एंडेड में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एट लीस्ट एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही बाहर जाएंगे। लोड फंड, नो लोड फंड। तो लोड फंड में क्या होता है, एंट्री या एग्जिट करने के आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। नो लोड फंड में कोई एक्स्ट्रा एंट्री एग्जिट चार्ज नहीं है। क्रेडिट फंड क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा तो थोड़ा और ट्रांसपेरेंट होता है। अब आ जाते हैं किस पर, फाइनेंशियल डेरिवेटिव पर। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, सॉरी एक मिनट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, हाँ फाइनेंशियल डेरिवेटिव एकदम ही अलग टॉपिक है, किसी से रिलेटेड नहीं है इसमें से। फाइनेंशियल डेरिवेटिव का मतलब ये कि किसी एक एसेट पर, फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड है तो उस गोल्ड के कारोबार पर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया दो पार्टीज ने कि इस गोल्ड से जो भी कारोबार होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड थिंग है ये, ठीक है। तो ये दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है एक एसेट पर और उस एसेट की परफॉर्मेंस पर, कि हाँ हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये जो सामान है हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, इतना पैसा आएगा, इतना मैं रखूंगा, इतना तुम रखोगे। एसेट ज़रूरी नहीं उन दोनों पार्टीज का हो, किसी थर्ड पार्टी का एसेट भी हो सकता है, ठीक है, दो पार्टीज ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स है बस, एक फॉरवर्ड है, एक फ्यूचर है, एक ऑप्शन है, एक स्वैप है। तो ये 4 तरीके के केसेस है कि किस केसेस पर क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं बस। तो ये बकवास है, ये शायद से ही पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा अगर तो आप इतना बता सकते हैं इनके एक एक पॉइंट्स लिख के। रियल एस्टेट से पहले मैं बताना चाहूँगा कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। कमोडिटी मार्केट इन इंडिया क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है ट्रेडिंग का। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं है, एक्चुअल फिजिकल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी गुड्स वगैरह ट्रेड करवाता है। गुड्स क्या हो सकते हैं, मेटल्स हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं गुड, कि मेरे पास इतना सामान है, मैं तुम्हें दूंगा या उसे दूंगा। तो ये बेसिकली एक तरीके का वो है। कभी तुम लोग ने अगर रियल एस्टेट इसके बाद, इससे रिलेटेड है इसलिए इसके बाद बोलना ज़्यादा सही है, कभी तुमने अगर कोई प्रॉपर्टी की, क्या बोलते हैं उसे, ठेका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खैर किसी भी इंसान को अगर कोई सामान खरीदना होता है तो वो जुबान जुबान दे देता है, और उसके साथ एक टर्म होता है हिंदी में मैं भूल रहा हूँ, तो वो 1-2 लाख रुपए बयाना बयाना दे देता है कि भाई तुमसे मैं ये एक महंगा सामान खरीदने वाला हूँ जिसकी वैल्यू, एग्जांपल दे देते हैं 25 लाख रुपए का कोई सामान है, मेरे पास अभी इकट्ठे पैसे तो नहीं है लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें इस तारीख को इतने पैसे दे दूंगा, और उसके लिए अपने वादे के रूप पर मैं तुम्हें बयाना दे रहा हूँ। और अगर मैं 1 साल में, मान लो 1 लाख रुपए का बयाना दे दिया और बोला 1 साल बाद मैं तुम्हें सामान दे दूँ, पैसा दे दूंगा टोटल, और अगर मैं 1 साल बाद तुम्हें वो सामान नहीं दे पाया, वो पैसा नहीं दे पाया, तो 1 लाख जो रुपए हैं ये मेरे बयाना, ये ज़ाया है, ये तुम पर वैलिड है, तुम लोगे, मैं तुमसे वापस नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं अपने वादे से मुकर गया। तो ये वैसा ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये ज़्यादातर रियल एस्टेट में होता है, प्रॉपर्टीज़ के बिजनेस में होता है, लेकिन इसके दो टाइप्स स्पेसिफिक, एक स्पेक्यूलेटर, एक हेजर। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ से आप वादा कर रहे हो। तो बस ये है कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। अब इसका एक एग्जांपल है, रियल एस्टेट कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस है, घर को ख़रीदना। तो इसमें रियल एस्टेट में सिर्फ घर नहीं आते, रियल एस्टेट में ज़मीन प्लस उस पर जो भी उस ज़मीन का मालिक प्रॉपर्टी बनाए, चाहे वो घर हो, चाहे मॉल हो, कुछ हो। तो ये है रियल एस्टेट के समान कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ज़बरदस्ती का लिखा हुआ है, टाइप्स होता है इसका, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, लैंड, स्पेशल पर्पस, ठीक। अब आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, कुछ नहीं है, इतनी देर से जो हम डाइवर्सिफिकेशन वर्ड बोल रहे थे, पोर्टफोलियो वही है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करते हो, 10-15 चीज़ों में बांट के करना। तो पोर्टफोलियो वही है, उन सारे ग्रुप ऑफ एसेट्स के ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट को एक पोर्टफोलियो या एक फोल्डर में कलेक्ट कर देना। आपके फिजिकल या उसके फाइल वगैरह या फिजिकल पेपर में आप इतने सारे का कॉन्ट्रैक्ट लिखा और एक ही पन्नी में डाल दिया। तो पोर्टफोलियो लिटरली वही है, ठीक। अब इसके मैनेजमेंट प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, फॉर्मेशन, या क्या लिखता हूँ यार मैं, कितनी गंदी है यार मेरी राइटिंग। हाँ थ्योरीज है ये कुछ, फॉर्मेशन की थ्योरीज है कुछ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स है और फॉर्मेशन थ्योरीज है। 3 थ्योरी आती है, मार्कोविट्स कैपिटल मार्केट थ्योरी और कैपिटल एसेट प्राइमरी मॉडल।
सॉरी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। तो ये 3 थ्योरीज आती है, आप इसको देख सकते हैं, ये कोई ख़ास नहीं है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, तो ये प्रॉपर यूनिट 2 भी हो गई।